यस स्टार्ट। भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बृहद लोकतंत्र है। गणतंत्र की स्थापना 1950 में औपचारिक रूप से हो गई। वर्ष 1952 में वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रथम आम चुनाव हुए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। तब से लेकर अब तक लंबा समय गुजर चुका है। जब हम आज़ाद हुए थे तब से बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। जनता का शासन होगा, यह नवनिर्मित लोकतंत्र का आश्वासन था। जनमत निर्माण में समाज के कमजोर से कमजोर व्यक्ति को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है। भारतीय जनता के प्रति विश्वास और सम्मान का भाव रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत में लोकतंत्र की स्थापना का निर्णय लिया था। उनका ऐसा विश्वास था कि जिस संविधान को उन्होंने लोकतंत्र के संरक्षण का उत्तरदायित्व सौंपा है, वह जनता के हक का संरक्षण करेगा और राजनीति की लोलुपता से परे रखेगा। लेकिन समय के साथ राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने समयानुकूल ढलना सीख लिया है और वे बखूबी जान गए हैं कि संविधान के प्रावधानों और लोकतंत्र के आदर्शों को कैसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करना है। वर्तमान में भारतीय लोकतंत्र को एक संपूर्ण और मजबूत लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। स्वतंत्र भारत की जनता रोज नवीन कठिनाइयों से दो चार होती है। भूख, गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी, बदहाल कृषि कानून में जंगल राज, महिलाओं का दैहिक और मानसिक उत्पीड़न, यह लोकतंत्र की आदर्श छवि पर उछाले गए कीचड़ है। लोकतंत्र के दो मुख्य पक्षों से आधार मिलता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष। लेकिन जब विपक्ष निर्बल हो तो सत्ताधारी दंभ का शिकार बन जाता है। निरंकुश तानाशाही का रुख अख्तियार होते देर नहीं लगती। यह लोकतंत्र का सबसे घातक भाग है, क्योंकि मुलम्मा लोकतंत्र का होता है और अंदर तानाशाही कूट कूट कर भरी होती है। इसके अतिरिक्त सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद जैसी समस्याएं भी गंभीर विषय हैं। भ्रष्टाचार का आदर्श सड़क से संसद तक विद्यमान मिल ही जाता है। आतंकवाद भी बाहर से त्रास देता रहता है। हमारे देश में नौकरशाही की जड़ें काफ़ी गहरी है। जनसेवा की भावना का जब इस तंत्र में अभाव होता है तो नौकरशाह खुद को जनस्वामी की भूमिका में देखने लगते हैं। नौकरशाहों, नेताओं, पूंजीपतियों, ठेकेदारों का गठजोड़ जनता को केवल दुख ही देता है। चुनाव किसी भी लोकतांत्रिक देश में महापर्व जैसा महत्व रखते हैं, बशर्ते चुनावों का आयोजन निष्पक्ष हो। जनता भी तभी उत्साहित होगी। दुख का विषय है कि चुनाव सुधारों की अनेक पहलों के बावजूद निर्दोष चुनाव संपन्न कराना यह संभव नहीं हो सका है। चुनाव का आयोजन धन बल, बाहुबल, तकनीकी षड्यंत्रों के आलम में हो रहा है। कोई नया तथ्य नहीं है। भारतीय लोकतंत्र को प्रभावशाली और गरिमामय बनाने के लिए लोकतंत्र के दुर्बल पक्षों को दूर किया जाना आवश्यक और अनिवार्य भी है। समग्र प्रयास ही एकमात्र समाधान हो सकता है। प्रथम आवश्यकता है कि विपक्ष को सशक्त बनाया जाए। इसके लिए विपक्षी दलों का ध्रुवीकरण आवश्यक है। विपक्ष सशक्त होकर आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करे, विकास मार्ग में रोड़े न लगाएं, सरकार की निरंकुशता को नियंत्रित करे, जहां आवश्यक हो रास्ता रोककर खड़ा हो और जहां जरूरत हो वहां पीठ थपथपा कर
प्रोत्साहित भी करे। चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता अनिवार्य है। मतदान का प्रतिशत बढ़ाकर चुनाव में एक स्वस्थ निर्वाचन को अग्रणी किया जा सकता है। जनता को भी यह जागरूकता लानी होगी कि जो प्रत्याशी उसके द्वारा चुने जा रहे हैं वे वास्तव में योग्य हों, उज्जवल चरित्र और उत्साही दृढ़ निश्चयी उम्मीदवार को समर्थन देकर सत्ता तक पहुंचाना यह जनता का कर्तव्य है। न्यायिक सक्रियता का सामान्य अर्थ उस स्थिति से माना जाता है जिसमें न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्यपालिका अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्यपालिका या विधायिका के कार्य क्षेत्र में दखल देने लगती है। न्यायिक सक्रियता की शुरुआत पश्चिमी अवधारणा से मानी जाती है। अमेरिका में यह अवधारणा न्यायिक समीक्षा के रूप में सन 1803 में मारबरी बनाम मेडिसिन मामले में देखी गई। यहाँ न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में न्यायपालिका ने कांग्रेस और कार्यपालिका के आदेशों की समीक्षा की तथा संविधान को देश का सर्वोच्च और मूल कानून बताया। यह भी कहा कि कानून क्या कहता है इसका निर्णय न्यायालय करेगा। भारत में लोग सामान्यतः अब यह मानने लगे हैं कि कुछ विशेष अवसरों पर या शासन के संकट के समय यह एक आपातकालीन तंत्र के रूप में कार्य करता है। जब विधायी या कार्यकारी संस्थाएं अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर पाती हैं तो न्यायिक सक्रियता अपना काम शुरू कर देती है। न्यायिक सक्रियता के संबंध में दो बातें स्पष्ट रूप से प्रकट होती हैं। प्रथम यह कि न्यायालय अपने न्यायिक समीक्षा के अधिकार को हर मूल्य पर बचाकर रखना चाहता है और द्वितीय यह कि न्यायालय अपने इस अधिकार का निरंतर विस्तार कर रहा है। प्रश्न चाहे संसद का हो या विधानसभा का, इनकी प्रक्रियाएं न्यायिक सक्रियता के दायरे में आ रही है और यह विस्तार न्यायालय जनहित याचिकाओं के माध्यम से करता है। भारत में जनहित याचिकाओं को प्रोत्साहित करने का कार्य कुछ प्रगतिशील सोच वाले न्यायाधीशों ने किया है, जैसे वी.आर. कृष्ण अय्यर, पी.एन. भगवती जैसे न्यायाधीश। भारत में जिस न्यायिक सक्रियता के बारे में वाद विवाद की स्थिति है उसे कुछ वरदान मानते हैं तो एक वर्ग ऐसा भी है जो इसे संकट के तौर पर देखता है। यह समझना आवश्यक है कि वरदान किन अर्थों में है। 70 का दशक समाप्त होते होते न्यायालयों ने यह महसूस किया कि गरीब जनता की समस्याएं उन समस्याओं से भिन्न है जहां न्यायालय के सामान्य कानूनी निर्णय ही समाधान देते हैं। इन मामलों को सुलझाने के लिए न्यायालय की कार्यवाही अलग तरीके से चलाने की आवश्यकता थी और यहाँ विधि कौशल के साथ व्यवहारिक कौशल भी महत्वपूर्ण हो गया। कहा जाता है कि कानून अंधा होता है, वह इसलिए क्योंकि यहाँ सिर्फ सबूत बोलते हैं और आंख बंद कर इन पर भरोसा किया जाता है। लेकिन अब न्यायिक सक्रियता ने न्यायिक सृजनात्मकता को जन्म दिया। सबूतों के साथ व्यवहारिक पक्षों का भी चिंतन होने लगा। न्यायिक सक्रियता के तहत जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए, कानूनी सहायता के लिए कैंप लगाए गए। वकीलों और सरकारी अधिकारियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर ग्रामीणों की समस्याओं की सुनवाई की।